को डॉक्टर्स आइसोलेट करने के लिए आए थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की उस टीम पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि अगर आप इनको आइसोलेट करेंगे तो इनको खाना सही ढंग से नहीं दिया जाएगा और इसकी वजह से ये मुश्किल में आ सकते हैं। इससे पहले इंदौर पे भी हमला हुआ था। इंदौर की वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी कि किस तरह से डॉक्टर्स पर हमला किया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं कि डॉक्टर्स पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स जो इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो योद्धा हैं और अपनी जान को हथेली पे रख करके पूरे देश को मुसीबत से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। और उन पर अगर इस तरह का हमला किया गया है तो उन पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया जाना चाहिए और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कतई तौर पर उनको माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़ा जुर्म किया है और उनको इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, जो भी डॉक्टर्स पर हमला करते हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करते हैं। मगर सवाल इस बात का है, आपको ध्यान देना चाहिए कि लोकल लोग अगर वो पत्थर मार रहे हैं तो वो साथ में ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको आइसोलेट करेंगे तो इनको खाना सही ढंग से नहीं मिलेगा। ये समस्या है वाकई तौर से, क्योंकि हमने कई जगहों पर आइसोलेशन सेंटर में जो लोग जमा हुए हैं, जिन लोगों को आइसोलेट किया गया है, वो लगातार या तो कहीं से खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जहां जहां से खबरें आ पा रही हैं वो सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि उनको खाना सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। अगर वो कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे तो उस जहरीले खाने की वजह से उनकी जान को खतरा पहुंच सकता है। ये सबसे बड़ा फेलियर है सरकारों का, क्योंकि सरकार जिन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है उनके खान पान पर सही तरह से ध्यान नहीं दे रही है। वो भूख से बिलख रहे हैं और इसकी वजह से आइसोलेशन सेंटर में जाने से लोग कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। सबसे पहले आपको कोरोना वायरस की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। कोरोना वायरस की क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पहला मामला भारत में 30 जनवरी को होता है और फिर 30 जनवरी को ही राहुल गांधी जी ट्वीट करके ये बात कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और फिर 24 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम हो जाता है। 9 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत हो जाती है और उसी 9 मार्च को एमपी के सारे विधायक बेंगलोर चले जाते हैं। 17 मार्च को एमपी की विधानसभा स्थगित कर दी जाती है और 20 मार्च को कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर जाती है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है। 23 मार्च को भाजपा मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना लेती है और 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाता है। 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 3 घंटे का वक्त मिलता है पूरे देश के लोगों को, जिसको जहां से जाना है, जहां पहुंचना है वो चला जाए। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाले, बॉम्बे में रहने वाले, चेन्नई में रहने वाले, बिहार, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के गरीब इलाकों से आने वाले वो तमाम मजदूर किस तरह से उन तमाम जगहों को छोड़ करके अपने घरों पर जा सकते हैं। और इसी की वजह से, चूंकि ये अचानक लॉकडाउन हुआ, इस अचानक लॉकडाउन की वजह से दिल्ली से जाने वाले हजारों मजदूरों की तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। बॉम्बे से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से गरीब मजदूर पलायन करके अपने गांव की तरफ हैं, क्योंकि उनके लिए शहरों की जमीनें तंग हो गई। जिन मकानों में वो रहते थे उन मकान वालों ने उन किराएदारों को निकाल दिया। सरकारों ने कोई इस तरह का इंतजाम नहीं किया। हालांकि वो सारी की सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूर जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि मजदूरों को यह पता था कि अगर हम कोरोना वायरस से नहीं मरे तो भूख से जरूर मर जाएंगे। और इस वजह से पलायन करते हुए हमें भारी संख्या में मजदूर दिखाई दिए। अब जब वो तस्वीरें वायरल होने लगी तो सवालात भी खड़े होने लगे, कई तरह की बातें होने लगी, अंतरराष्ट्रीय पर इन तमाम चीजों को देखा जाने लगा। तो फिर सरकार ने अपने इस फेलियर को छुपाने के लिए, क्योंकि जब सरकार को लॉकडाउन कर देना चाहिए था, कोरोना वायरस से बचने के लिए सारी रणनीतियां बनाना चाहिए थी, उस वक्त में सरकार मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति का टांका फिट करने पर लगी हुई थी। उस वक्त सरकार नमस्ते ट्रम्प के कार्यक्रम को, उस व्यक्तिगत कार्यक्रम को कामयाब बनाने पर लगी हुई थी। और नतीजा यह हुआ कि जब अचानक लॉकडाउन किया तो उसकी वजह से हजारों मजदूर पलायन करते हुए दिखाई दिए। बिना किसी साधन के वो सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर का जो है रास्ता तय करते हुए अपने घरों पर निकलते हैं। कई लोगों की उसमें मौत भी हो गई, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उन तमाम तस्वीरों को मुख्य धारा के मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि सरकार जो चाहती है मुख्य धारा का मीडिया वही दिखाता है। अब ये फेलियर था सरकार का। इस फेलियर को छुपाने के लिए किसी मजबूत बहाने की जरूरत थी, कि जिस बहाने के चलते ये जो फेलियर है सरकार का, जो होमवर्क नहीं किया सरकार ने लॉकडाउन करने से पहले, इस पूरे फेलियर को छुपाया जा सके। तबलीगी जमात एक मुद्दा बना, कोरोना वायरस को भी हिंदू मुसलमान बना दिया गया और तबलीगी जमात को
ऐसा तबलीगी जमात को मेन इशू बना करके खड़ा कर दिया गया, उसकी वजह से मजदूरों का जो मसला था, गरीबों की भूख का जो मसला था, वो सारे का सारा मसला बना दिया गया और इस तरह से नफरत की खेती स्टूडियो में लगाई गई। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में दूरियां और नफरतें फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी मुस्लिम मोहल्ले में अगर हिंदू जाता है तो भले ही उसका स्वागत किया जाता हो, लेकिन अगर किसी हिंदू मोहल्ले में मुसलमान पहुंचता है तो आधार कार्ड देखा जाता है, उसके नाम के आगे अगर मुसलमान जैसा शब्द जुड़ा हुआ है तो उसको मारा जाता है। ये वही नफरत की खेती है जो स्टूडियो में लगाई गई और फिर नतीजा इसका क्या हुआ कि आज समाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी पुरानी संस्कृति है कि हम सैकड़ों सालों से एक दूसरे का साथ देते चले आए हैं, मगर आज कहीं ना कहीं संकट के इस वक्त में, मुसीबत के इस वक्त में हमारे समाज में बिखराव दिखाई दे रहा है। लोग एक दूसरे से डर रहे हैं और मुसलमान नाम का ऐसा डर फैलाया जा रहा है, तबलीगी जमात के नाम से कोरोना वायरस को इस तरह से जोड़ करके दिखाया जा रहा है कि जो दूसरे समाज के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कोरोना वायरस के फैलने के जिम्मेदार मुसलमान ही हैं। हालांकि ये फेल है, ये सारी बातें फेल हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। कोरोना वायरस की फैलने की असल जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि जब जनवरी में ही कोरोना वायरस के इफेक्ट हमारे देश में होने वाले थे और आ रहे थे, उसी वक्त में कोरोना वायरस ट्रेवल करके हमारे देश में आ रहा था। स्क्रीनिंग के जो दावे किए जा रहे हैं वो सारे के सारे दावे बेकार हैं। कोई स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी। तबलीगी जमात का इज्तिमा अगर हुआ और बाहर से लोग अगर उसमें आए तो क्यों एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं की गई? सरकार के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। सरकार अपने फेलियर को छुपाना चाहती थी मीडिया के माध्यम से, इस प्रोपेगेंडे को करके कि किसी भी तरह से यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम का बन जाए, और सरकार कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था वो इसमें कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा। कल बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूर, चूंकि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने वाला था लेकिन लॉकडाउन नहीं खुला, उन मजदूरों को जो बॉम्बे में रहते हैं, एक कमरे में जहां 5 लोगों के रहने की जगह है वहां पर तकरीबन 20 लोग रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखने की लगातार बात हो रही है, लेकिन आप खुद बताइए कि जिस देश में गरीबी इतनी हो, भुखमरी इतनी हो, इतने गरीब और मजदूर तबके के लोग रहते हो कि वो बड़े बड़े शहरों में किराया बर्दाश्त ना कर सकते हो, उन गरीबों के अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की फिलॉसफी समझाएंगे कि कुछ तो किस तरह समझ में आएगी? वो तमाम के तमाम मजदूर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो शायद उनको कुछ राहत मिल जाएगी, वो अपने घर पहुंच पाएंगे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वो सारे मजदूर बाहर निकल करके आ गए। इत्तेफाक से बांद्रा स्टेशन के करीब मस्जिद थी। आप सोचिए कि इस क्रिमिनल मीडिया ने इस पूरी भीड़ को मस्जिद से जोड़ करके दिखाया, और मुद्दा वही हिंदू मुस्लिम का, ताकि ये पूरी डिबेट, मजदूरों का जो मुद्दा है, मजदूरों की जो परेशानी है कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा, उनको तमाम जो बुनियादी चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, इन तमाम सवालों को डाइवर्ट करने के लिए मीडिया ने इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं उस सारी भीड़ को मस्जिद के साथ में जोड़ करके दिखाना शुरू कर दिया, और नफरत फैलाई जा रही है लगातार। ये जो सारी चीजें हमारे देश में हो रही हैं, ये नफरत की खेती है। इस नफरत की खेती से हमारे देश को नुकसान होगा, और जब देश को नुकसान होगा तो उसका इफेक्ट देशवासियों पर पड़ेगा। आपका धर्म चाहे जो भी हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, जब आर्थिक स्थिति खराब होती है, जब आर्थिक मंदी बेकार होती है, देश का जीडीपी जब नीचे जा रहा होता है, तो उसका नुकसान सिर्फ एक धर्म को नहीं होता, सारे धर्मों के लोगों को होता है। इसलिए मैं अपने देश की जनता से यह अपील करूंगा कि हिंदू मुस्लिम की इस नफरत की खेती में पानी डालिए, ताकि ये आग जो सुलग रही है इस आग को बुझाया जा सके। मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। कपिल मिश्रा ने लगातार ये प्रोपेगेंडा जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में किया था, अब वो ट्वीट करके बांद्रा की उस पूरी भीड़ को मस्जिद के साथ में जोड़ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सही बोलने वालों पर, सच बोलने वालों पर, सरकार की आलोचना करने वालों पर एफआईआर होती है, तो उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं वो लोग जो समाज में दंगा भड़काने के ट्वीट करते हैं, जो समाज में दंगा भड़काने जैसी हरकतें करते हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जिन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि संजय रावत ने बॉम्बे पुलिस से कहा है कि इस पर एफआईआर की जाए, कपिल मिश्रा पर एफआईआर की जाए। ये सारी चीजें हमारे देश के लोगों को समझने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सिख ईसाई भाईचारा, बहुजन दलित समाज, सारे समाजों के लोग एकजुट होकर के आज खड़े हों, कोरोना वायरस से भी लड़ें, और जो नफरत की खेती ये लगाई जा रही है, नफरत की फसल जो ये बोई जा रही है,
इस फसल को पूरी तरह से बर्बाद करें, क्योंकि ये नफरत हमारे देश को बर्बाद कर देगी, देश की 130 करोड़ जनता को बर्बाद कर देगी। नफरत से कभी किसी का भला नहीं होता। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़े। जो बोलते हैं इन सरकार की रणनीतियों के खिलाफ, जो सरकार की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उनको मेरा सल्यूट है। जो नहीं बोलते हैं उनको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर जालिम आज किसी बोलने वाले का गिरेबान पकड़ रहा है तो जो बोल नहीं पाता है, जो खामोश रहता है, नंबर उसका भी आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।